नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 15 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि भारत का कौन सा राज्य 34वां राज्य बना है आयुष्मान भारत, जिसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, को लागू करने वाला। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आने वाले एग्जाम में 100% दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को इसी न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। विच स्टेट बिकेम द 34th स्टेट टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन जनवरी 2025। तो देखिए, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको पीएमजे भी बोला जाता है, ठीक है, जन आरोग्य योजना। लेकिन इसको जब भी पॉपुलरली अगर इसको डिकोड किया जाता है या इस योजना का नाम लिया जाता है तो आप देखेंगे कि ये कहीं नाम आता है वो बार बार आयुष्मान भारत। तो आयुष्मान भारत का ही ये पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना को जनवरी 2025 में भारत का एक राज्य अपने यहाँ भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे साइन करके लागू कर दिया है। वो राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा में जैसे ही ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है, अब उड़ीसा भारत का कौन सा राज्य बन गया, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सम्मिलित लिस्ट में इसका जो रैंकिंग आई है वो 34 आ गई। तो भारत में अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखें तो इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि टोटल 36। अब 36 में 34th नंबर का जो स्टेट है वो उड़ीसा बन गया है। यानी अभी भी 2 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं जिन्होंने अपने यहाँ इस योजना को, यानी कि आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है। उन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है जो अभी बचे हुए हैं। एक हमारे देश की कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पर अभी आयुष्मान भारत योजना नहीं इन्फोर्स हुई है। साथ ही वेस्ट बंगाल नाम का एक स्टेट है वहां पर। तो अभी ये दोनों को छोड़कर भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब रिसेंटली जो न्यूज निकल कर आई है कि जनवरी 2025 में भारत में कौन सा राज्य इसको लागू करके 34वां राज्य बना है, तो एक बार फिर से नाम याद रखना है, उड़ीसा। अब देखिए, यहाँ पे भारत सरकार का जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत काम करती है, उसने उड़ीसा सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझौता ज्ञापन बोला जाता है, उस पर साइन किया। और ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी था, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा या फिर जेपी नड्डा जिसको बोला जाता है, उनके सुपरविजन में किया गया। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि 34th स्टेट जो भारत का आयुष्मान भारत इंप्लीमेंट करने वाला बना है, उड़ीसा है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की। अब देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है इसको भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इस योजना का मेन टारगेट क्या होता है कि भारत के जितने भी गरीब परिवार हैं, अप्रोक्सीमेटली इस योजना में 10 करोड़ परिवारों को टारगेट किया गया है, उनको हर साल क्या किया जाएगा, 5 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि इनके जो स्वास्थ्य वगैरह की जो समस्याएं हैं उनके इलाज के लिए 5 लाख तक का बीमा कवरेज दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको पॉपुलरली आयुष्मान भारत कहते हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ। इस साल 2024 में इसमें एक और बड़ा अपडेट हुआ था। मोदी सरकार ने इस योजना में 70 साल से प्लस के जो बुजुर्ग थे उनको भी शामिल कर लिया है। तो एक और बड़ी न्यूज थी। और सबसे बात दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यानी आयुष्मान भारत है, ये जो उड़ीसा सरकार में लागू होने जा रही है, तो उड़ीसा की ऑलरेडी एक योजना वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां की वो चलाती है, जिसका नाम होता है गोपा बंधु जन आरोग्य योजना। तो उसके साथ एक कोलैबोरेट करेगी और दोनों योजनाएं साथ में मिलकर उड़ीसा की जनता के लिए काफी जो है कि लाभदायक सिद्ध होंगी। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has inaugurated 3-day international kite and sweet festival at parade grounds as the part of मकर संक्रांति सेलिब्रेशन 2025? अब देखिए, इस समय पूरे भारत में मकर संक्रांति का धूम है। भारत के हर एक कोने कोने में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो रिसेंटली इस मकर संक्रांति के महोत्सव के दौरान आप देखोगे कि भारत का एक राज्य है जहां पे हर साल इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। अभी ऑर्गेनाइज कहां पर होता है, किस स्टेट में होता है, तो बिल्कुल स्टेट का नाम याद रखिएगा, तेलंगाना।
तेलंगाना के पर्टिकुलर किस सिटी में इस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है? तो हैदराबाद का ट्विन सिटी कहलाने वाला जो सिकंदराबाद है उसके परेड ग्राउंड में इस पूरे के पूरे सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 3 दिनों तक ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल काइट और स्वीट फेस्टिवल चलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो काइट वाला फेस्टिवल होगा इसमें दुनिया भर के 57 पतंगबाज और भारत से 58 जो राष्ट्रीय पतंगबाज हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और ये अपनी पतंगबाजी की कलाओं से जनता को मंत्रमुग्ध करेंगे, साथ ही बहुत सारे पुरस्कार भी जीतेंगे। साथ ही यहाँ पर 1300 से ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड जो खाने वाले व्यंजन हैं उनका स्टॉल लगाया जाएगा, जिससे पूरे भारत से आने वाले लोग अलग अलग तरीकों के व्यंजनों का यहाँ पे लुत्फ उठा सकेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड मिशन मौसम एट IMD 150th फाउंडेशन डे इन जनवरी 2025। यानी कि जनवरी 2025 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो मिशन मौसम है इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी को लॉन्च किया है। अब 14 जनवरी को इसको लॉन्च कहां से किया? तो ये भी याद रखिएगा, नई दिल्ली के भारत मंडपम जो प्रगति मैदान पर स्थित सेमिनार हॉल है वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें मिशन मौसम की, तो ये इस मिशन मौसम का मेन उद्देश्य क्या है कि भारत के मौसम को और जलवायु को उसको क्या बनाना है, स्मार्ट बनाना है, जिससे हमारा जो फोरकास्टिंग है चाहे वेदर कंडीशन को लेकर या क्लाइमेट कंडीशन को वो और सटीक हो सके और साथ ही हम लोग अपने जो भी इन सब चीज़ों से होने वाले खतरे हैं उनसे समय रहते अपना बचाव कर सके। दोस्तों अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें भारतीय मौसम विभाग या फिर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो इसकी स्थापना 1875 में भारत सरकार के द्वारा कोलकाता में की गई थी। उसके बाद से इसके हेडक्वार्टर को कई जगह शिफ्ट किया गया, जैसे आप देखो कि पहले इसके हेडक्वार्टर को शिमला ले जाया गया, फिर पूना जिसको आज के डेट में पुणे कहते हैं वहां, और फिर फाइनली इसको नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया। तो अब आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी पूछ सकती है कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना किस जगह हुई थी? तो आप बताओगे कि कलकत्ता में हुई थी 1875 में, लेकिन करेंटली अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो फिर आपको बताना है कि नई दिल्ली में है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन स्टेट इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पोंगल? यानी कि भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो बिल्कुल राज्य का नाम याद रखना है, तमिलनाडु। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय पूरे भारत में मकर संक्रांति की धूम मची हुई है और मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसको अलग अलग नामों से भारत के हर एक कोने कोने में मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले समझिए कि यह भारत में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक जीवंत त्योहार है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक होता है। यानी कि सूर्य अब यहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ जो उसका कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है वहां से अब एक कर्क रेखा की ओर अग्रसर होगा, और इसका मतलब ये होगा भूगोल में कि अब हमारे दिन की जो लंबाई होगी वो बढ़ने लगेगी। तो जैसे यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि मकर संक्रांति को सिंबॉलिकली, मकर संक्रांति को प्रतीकात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये सर्दियों का अंत होता है और लंबे दिनों की शुरुआत होता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि इस पूरे के पूरे त्योहार को किस तरीके से मनाया जाता है, तो ये बड़ा ही हर्षोल्लास वाला त्योहार होता है। इसमें खूब सारी पतंगे उड़ाई जाती हैं, अलाव जलाए जाते हैं, लोग इसको कहीं ना कहीं नकारात्मकता को भगाने के एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं। साथ ही तिल और गुड़ से बनी हुई ढेर सारी पारंपरिक मिठाइयों का सेवन किया जाता है जिससे जीवन में काफी मिठास बढ़ती रहे। दोस्तों अब यहाँ पे जो स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोग कवर करते हैं कि मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग कोनों में किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल एरियाज हैं वहां पर इसको खिचड़ी कहा जाता है, बिहार झारखंड में इसको मकर संक्रांत बोला जाता है, पूरा का पूरा आसाम से लेकर नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा स्टेट है चाहे मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, वहां पर इसको माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, ये सब जो हिमाचल प्रदेश के एरियाज है यहाँ पर इसको माघी या फिर लोहड़ी के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान और गुजरात में इसको उत्तरायण बोला जाता है। एसएससी ऑलरेडी बहुत बार इन क्वेश्चंस को रिपीट कर चुकी है। मकर संक्रांति इसको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आप उड़ीसा में भी इसको देख सकते हो कि मकर संक्रांति ही बोला जा रहा है। वेस्ट बंगाल में इसको पौष संक्रांति बोला जा रहा है। पेड्डा पोंडिया इसको बोला जा रहा है आंध्र प्रदेश में। मकर विलक्कू इसको बोला जा रहा है केरला में, और मकर संक्रामन्ना इसको बोला जा रहा है कर्नाटका में। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पर हमारा क्वेश्चन बेस्ड था, पोंगल, ये इसको बोला जाता है तमिलनाडु में दोस्तों। तो ये मकर संक्रांति के वेरियस नेम्स हैं अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट इंडिया के, तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। आज के सेशन की जो पूरी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से, जाकर वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए आप रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।